चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है। बिरूर में रहेंगे आपके साथ और आशीष बहेती और प्रशांत सावंत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही अमोल अठावले और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ और मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे हम फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा से। कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसके मजूमदार से नतीजों पर बात करेंगे और मनापुरम फाइनेंस का शेयर क्यों आज फोकस में है इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर इस समय, और निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है फिर से हायर लेवल से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हिट किया आज निफ्टी ने। फर्स्ट सपोर्ट में बाइंग आई, फर्स्ट रेजिस्टेंस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। आज का इंडेक्स ऑफ द मॉर्निंग लेकिन अभी भी क्लियरली पीएसयू बैंक्स, शानदार मोमेंटम यहाँ पर, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे कैनरा बैंक हो, इन सब स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अब पिछले कुछ मिनटों में अच्छे मूव्स आए हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑब्वियसली निफ्टी का टॉप, सॉरी एफएनओ का टॉप गेनर अभी भी। यूनियन बैंक उस खबर के बाद अब करीब करीब डे हाई पर 0.5% ऊपर। सम्मान कैपिटल ये बैंक से बाहर आया, यहाँ रैली। येस बैंक, इंडियन बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वीरू जी, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी एक समरी। और अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं इस पैनल से। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में प्रशांत जी और आशीष जी और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अमोल अठावले और आशीष कयाल जुड़े हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। देखिए, मेरा जो पहला ट्रेड होगा वो है इंटेलेक्ट डिजाइन में। यहाँ पर स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया आज के दिन में और गुंजाइश है ऊपर में करीबन 1140 का लेवल हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आज से, और नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा 1050 पे। दूसरा जो स्टॉक है वो रिवर्सल कैंडिडेट है मैक्रोटेक डेवलपर्स। काफी सेलिंग प्रेशर देखा गया था लेकिन इसने एक क्लासिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। आज के दिन में वॉल्यूम्स बहुत अच्छे पिकअप हो रहे हैं, तो गुंजाइश है यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड सेटअप है और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा 1170 का, और ऊपर में टारगेट देख सकते हैं 1275 लेवल्स का। ओके, दो ट्रेड्स आपके यहाँ पे और लोरा दूसरा ट्रेड 1201 पे। पहले दोनों ट्रेड्स के अगर आप जो टारगेट्स हैं उसकी रख दीजिएगा। अमोल जी के पास चलते हैं। इंटेलेक्ट डिज़ाइन पहला था 1140 के लिए। अमोल जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। टीवीएस मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 3525 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के रहे 3700 के। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 3450 का। एक करेक्शन खत्म करता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। रिवर्सल फॉर्मेशन भी हुआ है डेली चार्ट्स पे। ये सेटअप कंटिन्यू रहता है तो टीवीएस में टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। दूसरा एक ब्रेकआउट ट्रेड की तरफ जा रहा हूँ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ जा रहा हूँ। 80 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर है इनफैक्ट अभी। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 85 86 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 78 का। सेटअप बदला है स्टॉक का कंसोलिडेशन से, अब एक ट्रेंडिंग डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिला है। हायर बॉटम फॉर्मेशन मुझे लगता है ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए 78 एक क्रूशियल लेवल रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो ये ब्रेकआउट टेक्सचर कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8052 पे आपका बाय कॉल। प्रशांत, इस वक्त दो ट्रेड्स क्या पिक करेंगे आप? तो वीरू जी, मेरा फर्स्ट पिक भी आईडीएफसी फर्स्ट था तो मैं इसको चेंज करना चाहूंगा, डीएलएफ के साथ जाऊंगा। डीएलएफ करीबन अगर हम देखें 780 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 780। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 770 के नीचे, 768 769। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 795, 795 से लेके 800 800 का। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। जो नेक्स्ट पिक है वो होगा ऑरो फार्मा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मोमेंटम आ सकता है। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 1105 1105 स्पॉट लेवल। टारगेट में देख रहा हूँ 1150 1150। और बिंदु फार्मा 1121 पे बाय कॉल। आशीष बहती जी, आपके ट्रेड्स। जी वीरेन जी, पहला ट्रेड रहेगा जीएमआर एयरपोर्ट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे सेटअप स्ट्रांग बन रहा है जीएमआर एयरपोर्ट का और वीकली चार्ट्स पे भी हम एक रिवर्सल देख रहे हैं। तो यहाँ पे 94 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है 98 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है ओवरऑल रियल्टी का सेक्टर टेलविंड बहुत स्ट्रांग बना हुआ है यहाँ पे, और इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना 1770 का ऐसे मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1840 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, यहाँ पे हो गए आपके जीएमआर एयरपोर्ट्स। जीएमआर एयरपोर्ट्स आज 95 की उस स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रेजेक्टरी के ऊपर ट्रेड करता हुआ, अच्छी बात है। मीन चार्ट के लिए बहुत अच्छा इस वक्त। निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, कूलिंग ऑफ हुई है, नो डाउट अबाउट दैट, कि अपने राइटर्स के जोन से थोड़ा सा कोलैप्स हुआ। बैंकिंग में लेके आइए आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे बड़ा और एक वर्टिकल राइज देने वाला स्टॉक आज थोड़ा सा कूलिंग ऑफ मोड में है।
हल्का सा बैकफुट पे 880 पर सप्लाई विजिबल है। और अगर आप देखें स्क्रीन पे जो चीज़ ओवरशूट कर रही हैं, अच्छा ITC 427, ITC का ज़रा प्लीज़ 430 का कॉल लेके आइएगा, एक सेंस लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ITC में क्या है ना, जब एक समय ये बहुत किसी रेंज में स्पेंड कर देता है तो कॉल राइटर्स इनवाइट करता है। आज उनके व्यू में क्या परिवर्तन है? अमूमन इसमें 420 430, ये देखिए, ये जो मैं कह रहा था, अब राइटर्स ITC में फाइनली शिफ्ट करते हुए 5 रुपये प्रीमियम है, 14% OI शेड हो गया। ये एक होल्डिंग के अगेंस्ट जो राइटिंग होती है उसका एक बहुत ही जीता जाता उदाहरण है, बट वो शिफ्ट होते हुए आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे? मतलब कैसे अप्रोच करें आशीष इसको? अब इसमें शिफ्टिंग विजिबल है कॉल राइटर्स की, 430 के ऊपर कहाँ तक का मूव आ सकता है इसमें? आशीष क्या जी? देखिए, आईटीसी में जो डाउन ट्रेंड आया था उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिला था, फिर उसने एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है काफी समय के बाद में। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक ऊपर में करीबन 400 एंड 444 तक जा सकता है, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई था जो हमने देखा था मई के महीने में बना था। तो 444 का टारगेट आईटीसी में रखा जा सकता है और नीचे में इसका 10 डीएमए का सपोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है, जो कि 417 के आसपास है। तो 417 के स्टॉप लॉस के साथ 444 के टारगेट के लिए रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है यहाँ पे लॉन्ग जाने के लिए। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब बात करते हैं कैनरा बैंक की। यहाँ मुनाफा करीब 19% बढ़ा है, लेकिन ब्याज से कमाई 2% घटी है। हालांकि एसेट क्वालिटी में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। हमारे साथ बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SK मजुमदार जुड़े हैं। मजुमदार जी, गुड मॉर्निंग। आपके नंबर्स हायर देन एक्सपेक्टेड हैं, सिर्फ एक चीज़ पर थोड़ी सी कमी रह गई, आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो थोड़ा सा गाइडेंस से नीचे थे, ये क्यों रहा? और क्या यहाँ से ये बॉटम हो गए हैं और यहाँ से क्या अपटिक देखने को मिलेगी? आप याद करोगे तो हम जब गाइडेंस दिए थे 2.7 की, उस टाइम इट वाज बिफोर द रेपो रेट कट्स बिगैन। उसके तुरंत बाद रेपो रेट कट्स चालू हो गया एंड दैट इज़ द मेन रीज़न जो हमारा मार्जिन पे जो स्ट्रेस और जो कमी थोड़ा दिखाई दे रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। हमारा जो 46% ऑफ आवर एडवांसेस पोर्टफोलियो इज़ रेपो रेट लिंक्ड एंड वो पोर्टफोलियो में रेट कट होते ही इमीडिएटली जितना रेट कट होता है उतना ही बोरोवर्स को पास ऑन हो जाता है दैट रेट कट। बट हमारा जो डिपॉजिट्स है 90% ऑफ द डिपॉजिट 1 साल का है और उसमें रेट एडजस्टमेंट के लिए इन कॉमेंसुरेट विद दिस रेट कट वो 1 साल लग जाता है। सो ये जो स्ट्रेस दिख रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। बट एज यू आपने जो पूछा कि ये वेदर वी आर बॉटमिंग आउट, यस वी आर ऑलमोस्ट एट द बॉटम ऑफ इट। going, it may continue some stress for 1 quarter, but we are at the bottom of it unless there is a further rate cut. अच्छा मजुमदार जी, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा। काफ़ी बज़ चल रहा है मार्केट में और फाइनेंशियल सर्कल्स में एक और PSU बैंक कंसोलिडेशन को लेकर। फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आपको कुछ उसका हिंट दिया गया है क्या, या कुछ बात चल रही है उसको लेकर आपको बोला गया है कि उसको प्रिपेयर किया जाए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आज तक हमें ऐसा कुछ भी खबर नहीं है, ना कोई कम्युनिकेशन DFS की तरफ से आया है। चलिए ठीक है, फिर वापस नंबर्स पर आते हैं। फी इनकम पर आपकी इस समय क्या व्यू है? यहाँ से किस तरीके की ग्रोथ आपको फी इनकम में देखने को मिलेगी? आप देखिए, फी इनकम में कैनरा बैंक की ग्रोथ हमेशा एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है एंड हमें एकदम पूरी विश्वास है कि आवर फी इनकम डबल डिजिट में ग्रोथ रहेगा एंड दैट विल कंटिन्यू। एंड फी इनकम की बात करें तो हमारा दैट इज़ इट इज़ नॉट ओनली फी इनकम, आवर अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज़ आवर रिसीट्स फ्रॉम PSLCs because we are the only providers of PSLC to the entire market or entire industry which is short of PSLC। आप देखेंगे कि इसमें भी ये क्वार्टर, पहले वो खाली फर्स्ट क्वार्टर फेनोमेना हुआ करता था जब हम 1100-1200 करोड़ कमाते थे, अभी सेकेंड क्वार्टर में भी 900 करोड़ कमाया है
and we expect it will continue also going forward. So this is also a strong avenue of non-interest income growth for Canara Bank. मजूमदार साहब, आपका कासा रिड्यूस होके 30.7 की ट्रेजेक्टरी में है, जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स की जो संख्या है उसमें थोड़ी कमी आई है। इस पर आपका टेक, अगले 2 क्वार्टर में ये डिजिट्स कहाँ जाएंगी, और एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट हो रहा है, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप एनआईएम्स को, और एनआईएम्स की ट्रेजेक्टरी क्या देखते हैं आप अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए? नहीं, आप देखोगे कि बैंक इज ग्रोइंग, बैंक की जो बिजनेस है इट इज ग्रोइंग एट 13.5%. सो वही कासा मेंटेन होना है तो उसका ग्रोथ भी 13.5 के आसपास ग्रो होना है, विच इज अ चैलेंज व्हेन बैंक विथ सच अ ह्यूज बेस, आई एम अ ह्यूज बैंक, जो विच इज ग्रोइंग एट 13.5%, विच इज उसमें, इसलिए कासा में इट रिमेन्स अ चैलेंज percentage wise. But if you look at SB individual balance, the steps हम लोगों ने जो लिया है, नया प्रोडक्ट्स SB में इंट्रोड्यूस किया है लास्ट 1 साल में, उसमें 1 साल में SB इंडिविजुअल अकाउंट में 20,000 करोड़ की एडिशन हुआ है. दिस इज स्टिकी कासा. सो वी आर ऑन द राइट पाथ, एंड आई थिंक ये तो हमारी मेन फोकस इसमें रहते हैं. कैनरा बैंक हिस्टोरिकली हैज़ लो कासा, बट दैट विल नॉट कम इन आवर वे ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्रोइंग प्रॉफिट. हम लोग इसके जो फिगर है वो ही मेंटेन करने का पूरी कोशिश, नॉट ओनली कोशिश करेंगे, इसके और बढ़ाने का भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा. एसेट क्वालिटी पे सर, बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, आई मीन ग्रॉस एनपीएस की ट्रेजेक्टरी क्या रहेंगे? देखिए, वी आर ऑलरेडी 0.54 है नेट एनपीए में. आई एम श्योर वी विल कम डाउन 0.5 के नीचे, तो दिसंबर क्वार्टर में ही आ जाएंगे, उसके भी नीचे आ जाएंगे बाय मार्च. हमारा ग्रॉस एनपीए 2.35 है, वो भी वे बिलो 2 हो जाएगा बाय मार्च. इफ यू हैव फॉलोड अस लास्ट ऑलमोस्ट 10 क्वार्टर, आवर रिकवरी एंड अपग्रेडेशन इज मोर देन हमारा जो स्लिपेजेस है, वो जारी रहेगा, एंड उससे हम लोग 2.5 के बहुत नीचे आ जाएंगे बाय मार्च, एंड 0.5 के नीचे आ जाएंगे बाय दिसंबर इटसेल्फ इन नेट एनपीए. ऑलराइट मजूमदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए. चलिए मार्केट की चर्चा करते हैं. हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा मौजूद हैं. उनसे बात करते हैं इस समय मार्केट में क्या करें. देवीना जी, गुड मॉर्निंग. अच्छी रैली रही है मार्केट के लिए. निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है. इन लेवल्स पर मार्केट में, इंडियन मार्केट में, कंसिडरिंग हमने पिछले साल काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, क्या यहाँ पर भी मौके अच्छे हैं या फिर थोड़ा सा अब मार्केट आपको हैवी लग रहा है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग. मैं पिछली बार भी आपके चैनल पे आई थी तो मैंने यही कहा था कि जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें निवेशित रहिए, और यही मैंने अपने लास्ट न्यूज़पेपर कॉलम में भी लिखा था कि एक बार मैंने फरवरी में बाजार के बारे में कॉलम लिखा था, जब मैंने लिखा था कि अगर करेक्शन का इंतजार कर रहे थे तो निवेश किया क्या. तब 22,000 का निफ्टी था, 22,100 का. और अब मैंने एक बार और कहा था कि अभी भी आपको निवेशित रहना चाहिए, और वही मेरी अभी कॉल है. और ऑफ कोर्स आपको जो भी सेक्टर, कंपनी वगैरह ध्यान से चुननी होगी वो तो हमेशा की बात है, लेकिन निवेशित रहने का ही समय है. ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा क्रैश एकदम आने वाला है. और बाकी जैसा मैंने डेटा कई बार भी दिया है कि अधिकतर समय निवेशित रहना बेहतर रहता है, क्योंकि मार्केट में जब शार्प अप मूव आता है तो अगर उस समय आप निवेशित नहीं हो तो वो आप मेकअप नहीं कर पाते हैं, उसको कैचअप करना बहुत मुश्किल होता है. और 40 साल में आप 10 सबसे अच्छे दिन नहीं निवेशित हो तो आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है. तो ये अभी कोई कारण नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्रैश का अंदेशा हो. अगर आप अर्निंग्स के ट्रेजेक्टरी के हिसाब से भी देखें तो मेरे ख्याल से तीसरी तिमाही में नतीजे बेहतर होंगे. पहले मेरा कॉल दूसरी तिमाही पे था, बट
दूसरी तिमाही में जीएसटी के चेंज के कारण, जो कि कोर्स ओवरऑल अच्छा चेंज है लेकिन उसके कारण थोड़ा डिसरप्शन हुआ, तो अब तीसरी तिमाही में आपके नतीजे बेहतर रहेंगे। अगर आप बहुत क्रूड वैल्यूएशन रेशियो, अगर पीई को भी देखें, तो किसी भी सेक्टर में ये स्थिति नहीं है कि पीई इतना एक्सट्रीम हाई पे है कि अब आपको खतरे की घंटी बज रही है। ऐसा ऐसा नहीं नजर आता है अधिकतर जो मेन सेक्टर्स हैं। ओके, तो लिविना जी, इस समय फिर आप इन्वेस्ट कहाँ कर रही हैं? आपको इंडियन मार्केट में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय कहाँ दिखती हैं? ये अभी भी हमारा बहुत अधिक एलोकेशन तो बदला नहीं है। फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स में करीब 1.5 साल से ओवरवेट थे। आईटी में हम मार्केट वेट के आसपास थे, बहुत ओवरवेट तो नहीं थे। और बैंक्स में निवेश बढ़ाया, शायद और बढ़ाना चाहिए था। अभी बैंक्स के परफॉर्मेंस को देख के तो ऐसा लग रहा है, लेकिन हम उसमें मार्केट वेट से फिर भी कम ही थे। और तो अभी भी ब्रॉडली तो वही स्थिति है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। ऑफ कोर्स ये पिछले एक महीने में बहुत सारे पिटे हुए सेक्टर भी चले हैं जो पहले उतना अच्छे नहीं लग रहे थे, जैसे यूटिलिटीज, एनर्जी, रियल एस्टेट वगैरह। तो वो जब मार्केट की रैली आती है, मेटल्स भी चले हैं, तो मेटल्स में हमारा निवेश तो है पर शायद मार्केट वेट से कम है। मैम गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बाजार के इस प्राइस पे मेरे को लग रहा है आप काफ़ी कंफर्टेबल है मैम इस ट्रजेक्ट्री में। मैम ये और बाजार एक्सपेंड करे यहाँ से, हम वो 26,200 की प्रीवियस हाई की ट्रजेक्ट्री को पार करें। अगर यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील कोई थ्रू होती है, कह रहे हैं कि नवंबर में पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है। खैर मैं उस टाइमलाइन पर नहीं जाऊँगा, बट तब क्या बाजार का और एक्सपेंशन, एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन पॉसिबल है? देखिए, जब बाजार को ऊपर क्या ले जाता है और नीचे क्या ले जाता है, ये फैक्टर्स पहले से आपको नहीं मालूम होते। जैसे रिस्क के लिए भी कहा जाता है कि रिस्क इज समथिंग यू डिड नॉट एंटिसिपेट, तो वो ऊपर के लिए भी होता है। अब जो चीज आप बोल रहे हैं वो एक तरह से बाजार भी सोच ही रहा है, तो ये कोई बहुत नया फैक्टर तो नहीं होगा कि ट्रेड डील हो सकती है। कुछ हद तक वो किस हद तक बाजार ने उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, वो अलग प्रश्न है। तो मेरा जो मानना है वो इस पर केंद्रित नहीं है कि ट्रेड डील होती है कि नहीं। और अभी तो खैर अमेरिका पहले तो चीन से ट्रेड डील कर रहा है और उसका के टैरिफ्स हमारे टैरिफ से भी कम हो रहे हैं, तो वो तो सामने नजर आ रही है चीज। देखते हैं अब भारत का कहाँ पहुंचते हैं, बिकॉज ये राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कहना मुश्किल है। उनका तो एक महीना उनके लिए बहुत लंबा समय है कि उतने में वो क्या करेंगे, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, आते हैं आप कुछ और स्पेसेस पे। आपने ऑटो पे टिप्पणी कर दी मैम, सॉरी ये बैंक्स पे टिप्पणी कर दी, जिसमें आपको लग भी रहा था कि शायद आपका एलोकेशन और होना चाहिए था। एक दो बास्केट हाँ, मतलब और जो बढ़ाया कि लेकिन शायद इमर्ज और हुई, बढ़ाना चाहिए। और बढ़ाना चाहिए था। एलोकेशन तो मैम ये न्यू एज हाँ, स्टॉक्स बढ़ाया तो की, ये न्यू एज स्टॉक्स में आपके पास क्या क्या है इस वक्त? आई मीन एटर्नल, स्विगी, डिलीवरी, नायका, यहाँ पे कुछ आप लोगों ने इंक्लूड किया है मैम? नहीं, अभी तो नहीं किया है। थोड़ा हम हाँ। लोग सोच समझ कर, थोड़ा डर कर ही निवेश करते हैं। इनफैक्ट नायका की आपने नाम लिया तो मैं अपना अभी पीछे 4 साल पहले जब नायका का आईपीओ आ रहा था नवंबर 2021 में, तब का इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें एंकर मुझसे यही कह रहे थे कि अब 3 से 5 साल में तो ग्रोथ और मार्जिन अलग ही लेवल पे होंगे। तो हम लोग आज के दिन थोड़ा उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, पर मैंने देखा कि अभी ये 4 सालों में क्या हुआ। तो एक्चुअली सारे जितने भी रेशियोज थे उनका पीक वो आईपीओ वाले साल में ही था। FY21 में सब कुछ पीक किया और आज की डेट में वहां से कम ही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन तब 2.5% था, अभी 0.9 हो गया है। तो ऐसा एक्सेल पर कोई भी प्रोजेक्शन बनाना बहुत आसान होता है। परियों की कहानियां एक्सेल पे लिखी जा सकती है। तो वो जो उस समय था कि अब तो मतलब अब तो एक्सपैंड करता ही जाएगा, ग्रोथ भी मार्जिन भी, वैसा होता नहीं है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। अभी आईपीओस का बहुत बोलबाला है, मैं उसके लिए भी आपके दर्शकों को थोड़ी चेतावनी दे दूं कि आप देख लीजिए, जो 2021 में भी बहुत सारे न्यू एज कंपनीज लिस्ट हुई थी, स्पेशली जो ये इधर अक्टूबर नवंबर में लिस्ट हुई थी, उस समय जो एकदम अगेन बहुत क्रेज सा था बाजार में कि ये सब आईपीओ बहुत अच्छा करेंगे, उनका प्राय परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। और कुछ कारण से ही, क्योंकि आपका वैल्यूएशन आपने बहुत हाई रखी, तो वो
वो चीज अभी भी आप सावधानी बरतिए। खाली बड़े नाम किसी ने निवेश किया है और उसके कारण वो स्टॉक अच्छा है उसमें निवेश कर लें, ये खतरे वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल एक बार निफ्टी देखिए आप, एग्जैक्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन्स में आके कोलैप्स हुआ वापस, और अब वापस हम एक तरीके से डे लो की ट्रेजेक्टरी में आ गए। काफ़ी वॉलेटाइल है ये मार्केट, एकदम लेवल टू लेवल चल रही है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। देवीना जी, आईपीओस की आप बात कर रहे हैं, इस समय एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है लेंसकार्ट को लेकर, आपका कोई व्यू है क्या इस पर? वही मैं जो आपको बता रही हूँ, जो मैंने उस समय 2021 में, मुझे याद है एक एंकर ने मुझे पूछा था कि देवीना, इफ आई पुट अ गन टू योर हेड, इसमें से आप कौन सा खरीदोगे? मैंने कहा, इवन गन टू माय हेड आई विल नॉट बाय एनी ऑफ देम। एंड दैट होल्ड्स टुडे फॉर लेंसकार्ट आल्सो, कि लेंसकार्ट का भी जो वैल्यूएशन है, जो बिजनेस है, इस तरह का वैल्यूएशन मुझे तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं लगता। और मैंने जैसे आपको उदाहरण दिए कि तब भी यही था कि अब सब इससे बेहतर ही बेहतर होगा, लेकिन वैसा भी होता नहीं। हर तरह के कारण बनते हैं और अक्सर ही आप देखिए तो आईपीओ के आसपास ही नतीजे सबसे अच्छे होते हैं, और एक तरह से जोर लगा के कंपनी वहां पर अच्छे नतीजे दिखाती है, पर उसके आगे बहुत कुछ बदलता जाता है और एक कंपटीशन भी आता है। मेरा एक ये भी मानना है कि अगर आप किसी भी फील्ड में फर्स्ट मूवर है, आपने दिखा दिया कि ये, हाँ, यहाँ पर ये अच्छा बिजनेस है, तो आपको और लोग भी आएंगे जो जिनको फंडिंग मिलेगी, जो उस स्पेस में आ सकते हैं, तो वो एक अलग ही डेंजर होता है, बिसाइड जो आपका अलग। ये चीज मुझे समझ में आई थी 20 साल पहले। उस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर आटा बिजनेस में आ रहे थे, और थोड़ा समझने के लिए मैंने 2 दिन अमूल के साथ बिताए थे आनंद में। तो हमारा तो अपना एनालिसिस था कि उस समय आटे में आना अच्छा डिसीजन नहीं है, पर हमने उनसे पूछा, अमूल से, कि आपको क्या लगता है कि ये आटे का बिजनेस। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आटे का बिजनेस तो अ, बहुत अच्छा नहीं हमको लगता, लेकिन अगर एचयूएल ने प्रूव कर दिया कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, तो हम भी आ जाएंगे। ब्रांड है, नेटवर्क है, उसमें देर कितनी लगती है? तो अब तो पैसा भी अवेलेबल है, तो अगर आपके बिजनेस में जो एक तरह से एंट्री बैरियर है वो यही है कि आपने काफी पैसा खर्च किया है वो ब्रांड बनाने में, तो वो भी बहुत आसानी से कोई और भी बना सकता है। और कोई ऐसा कि ज्यादातर इन बिजनेसेस में कोई रियल एंट्री बैरियर नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी का एंट्री बैरियर नहीं है, और इस तरह का एंट्री बैरियर नहीं है, तो वो उसको रेप्लिकेट करना इतना मुश्किल भी नहीं है। बिल्कुल, चलिए, रेप्लिकेट करना मुश्किल नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने, थैंक यू सो मच। इस नोट पर आज आपको शुक्रिया कहेंगे, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवीना मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस में निचले स्तरों से रिकवरी क्यों आ रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं। एक बार स्टॉक लेकर आइए जरा। सुबह 5%, 4-5% नीचे था, अभी भी रेड में, लेकिन रिकवर हुआ है। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, अगर आप नतीजे देखें तो काफ़ी कमज़ोर नज़र आएंगे, लेकिन स्टॉक ने अगर आप देखें तो ऑफलोज की रिकवरी दिखाई है, और दिन के दौरान अगर आप देखें तो 1.5-2% ऊपर भी आया था, अब मार्केट के साथ नीचे आया। दरअसल अगर आप देखें तो खास बात है कि जो इनका गोल्ड लोन कारोबार है, इसमें तो ग्रोथ आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, 9% सीक्वेंशियली और 29% आपको पिछले साल के मुकाबले। और जो एलटीवी है, ये सीक्वेंशियल तौर पर अगर आप देखें तो 56% के आसपास स्टेबल आपको देखने को मिली है। जो एवरेज टिकट साइज है, ये 76,000 रुपये से बढ़कर 83,000, यानी ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली। अब दिक्कत की बात अगर आप देखें तो इसके नतीजों में सिर्फ इनका जो माइक्रो फाइनेंस यानी आशीर्वाद जो इनकी एनबीएफसी है, इसमें दिक्कत देखने को मिली, जहाँ पर एयूएम पिछले साल के मुकाबले 49% घटा है और 8% सीक्वेंशियली। तो ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन अगर आप बात करें गोल्ड लोन की, तो यहाँ पर आउटलुक और बेहतर नजर आ रहा है। अब मार्जिन दरअसल अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ फंड्स के साथ इंप्रूव होंगे, और मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि पूरे गोल्ड लोन में एटलीस्ट 20 से लेकर 25% सीएजीआर की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और साथ में अगर आप देखें तो इस तिमाही के दौरान 12 बेसिस पॉइंट के आसपास जो है क्रेडिट कॉस्ट जो है इनका कम हुआ है, तो आगे फर्दर और इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो स्टॉक थोड़ा सा कंफर्ट देता है, क्योंकि FY27 के लिहाज से देखें तो फॉरवर्ड लुकिंग 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पर ये चल रहा है, और ग्रोथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 से 25% आ सकती है। इसी के चलते अगर आप देखें तो ऑफ लोज रिकवरी इस स्टॉक में नजर आई। शुक्रिया आशीष। बिल्कुल, ऑफ लोज इस समय रिकवरी आपको दिखाई देगी स्टॉक में, मन्नापुरम में। लेकिन मार्केट देखिए वापस ऑफ हाइज हुआ और स्विंग दे रहा है मार्केट आपको। एक स्विंग अपसाइड की मिली सपोर्ट से, और दूसरी स्विंग रेजिस्टेंस से मिली।
पहले सपोर्ट पर, पहले रेजिस्टेंस पर, लेकिन अब हम डे लो के काफ़ी करीब हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस शो को यहीं समेटेंगे। वीरोर में आपसे इजाज़त लेंगे और ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए कंचन भी आपको नजर आएंगी इंडियन क्रिकेट जर्सी में। तो ओवर टू कंचन आफ्टर दिस ट्रांजिशन।